तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1917 फ्रांस के एक शहर से, जहां बहुत बड़ा विश्व युद्ध चल रहा था। फ्रांस का कैप्टन अपने सैनिकों के साथ पूरी तरह से इस लड़ाई में डटा हुआ था, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो सब जर्मन्स की गोलियों का शिकार बन गए, जिसके बाद कैप्टन को मेडिकल टेंट में ले जाया गया, क्योंकि इस लड़ाई में उसके पेट में 3 गोलियां लगी थी, जिन्हें डॉक्टर कमिंस उसके पेट से निकालने वाला था। लेकिन उन गोलियों को निकालते हुए डॉक्टर एक गोली को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उनमें से एक गोली चांदी की थी और वो बाकी गोलियों के मुकाबले काफी बड़ी थी। और इस चांदी की गोली का रहस्य जानने के लिए चलिए इस कहानी में 35 साल पीछे चलते हैं, जहां एडवर्ड और शार्लेट की मां इजाबेल उन्हें बदमाशी करने से रोक रही थी। असल में ये परिवार गांव का सबसे अमीर परिवार है, क्योंकि एडवर्ड और शार्लेट के पिता यानी कि इजाबेल का पति सीमस यहाँ का सबसे अमीर जमींदार है। वहीं दूसरी ओर हम बंजारों की एक टोली को देखते हैं, जहां एक औरत एक आदमी को चांदी के कुछ सिक्के देते हुए उन सिक्कों को तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके मुताबिक जल्दी ही एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। जिसे सुनकर वो आदमी भी परेशान होकर उन सिक्कों को लेकर वहां से चला गया। तब उस आदमी ने चांदी के उन सिक्कों को पिघलाकर उनके दांत बनाकर उन्हें एक इंसानी खोपड़ी में लगा दिया, और इसे तैयार करने के बाद जब उसने इन दांतों को उस औरत को वापस किया तो उस औरत ने कहा कि हमने पीढ़ियों से इस चांदी की रक्षा की है और ये भी पीढ़ियों से हमें बचाती आई है। जिसके बाद वो उन दांतों को वहां रखकर कुछ चैंटिंग्स करने लगी। वहीं सीमस के घर पर गांव के कई नामी लोग आए हुए थे, जो कि उसी जगह के बारे में बात कर रहे थे जहां पर वो बंजारे रहते हैं, क्योंकि असल में सीमस उस जगह को हथियाना चाहता था। तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने सीमस को बताया कि ये जमीन आज से लगभग 80 साल पहले ही उन बंजारों के नाम कर दी गई थी। उन लोगों ने इस जमीन के बदले में बंजारों से सौदा करने की भी कोशिश की, पर उन बंजारों को इतनी बड़ी कीमत मिलने के बावजूद उन्होंने इस जमीन को बेचने से इनकार कर दिया। लेकिन सीमस ने अपने लालच और घमंड के चलते अगले ही दिन कुछ लोगों की मदद से उस कबीले पर हमला करवा दिया, जिसमें उन बंजारों पर गोलियां चलाई गई और उनके टेंट्स को आग लगा दी गई। और देखते ही देखते उन बंजारों का पूरी तरह से नामो निशान मिट गया। तभी उन्हें वो औरत मिली जिसने वो चांदी के दांत बनवाए थे, और वो उन दांतों से एक आदमी को काटने वाली थी, मगर उन लोगों ने चांदी के दांत बनाने वाले उस आदमी का मुंह ढका और कुछ डंडों की मदद से उसके हाथ पैर बांध दिए। अब ये करने के बाद उन्होंने उसके दोनों हाथ पैर काट दिए और उनकी जगह पर सूखी घास भरकर उस आदमी को स्केयर क्रो की तरह वहां पर लटका दिया गया, ताकि वहां आने वाला हर इंसान सीमस की ताकत के बारे में जान सके। जिसके बाद उन्होंने उस औरत को भी चांदी के दांतों के साथ ही मिट्टी में दफन करना शुरू कर दिया। पर इसमें हैरानी की बात ये थी कि इस सब के बावजूद वो औरत लगातार कुछ मंत्र पढ़ते जा रही थी। अब भले ही इस जमीन के मिलने से सीमस काफी ज्यादा खुश था, पर इस दिन के बाद से ही गांव के हालात पूरी तरह से बिगड़ने लग गए थे। तब ऐसे ही एक रात अचानक शार्लेट की एक डरावना सपना देखकर नींद खुल गई, जिसमें वो खेतों में उसी आदमी के स्केयर क्रो के पास चली गई थी, जहां पहले तो उसको जमीन पर कुछ पंछी फड़फड़ाते हुए दिखे, और जैसे ही उस बंजारन के मंत्रों की आवाज उसके कानों में पड़ी तो शार्लेट ने अचानक से जमीन खोदना शुरू कर दिया। पर उस जमीन से कुछ निकलने से पहले ही उस स्केयर क्रो ने अपनी गर्दन घुमाई, जिससे डरकर शार्लेट की नींद खुल गई। वहीं उस रात गांव के एक होटल में जॉन नाम का एक आदमी आया, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट था, और वो आते ही होटल के मालिक से एक कमरा मांगने के साथ ही पूछने लगा कि क्या इस गांव में बंजारों को देखा गया है। मगर होटल के मालिक ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जॉन के खाना खाते वक्त अचानक एल्फ्रेड नाम का एक आदमी उसके पास आया, जो कि एक लेफ्टिनेंट है। दरअसल एल्फ्रेड और जॉन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसलिए एल्फ्रेड ने गेवॉर्डन में हुए हादसे के बारे में अफसोस जताते हुए जॉन से माफी मांगी। पर असल में इस हादसे में हुआ क्या था वो हम आगे जानेंगे। अब इसके साथ ही उसने जॉन से पूछा कि तुम यहाँ कब तक रुकने वाले हो, क्योंकि हमारा पैथोलॉजिस्ट कॉलरा नाम की एक बीमारी की वजह से मर गया है, इसलिए हमें नए पैथोलॉजिस्ट की जरूरत है। पर जॉन उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। वहीं एडवर्ड जब अपने घर के बाहर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, तो अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और उस आवाज का पीछा करते हुए एडवर्ड भी उसी जगह पहुंच गया जहां अपने सपने में शार्लेट गई थी। मगर एडवर्ड ने जब वहां जमीन खोदी तो उसे वहां वही चांदी के दांतों वाला बॉक्स मिला। लेकिन एडवर्ड को कुछ समझ में आने से पहले ही उस बंजारन की आत्मा उसके सामने आई और उसकी ओर बढ़ने लगी, जिससे डरकर एडवर्ड ने चिल्लाने की भी कोशिश की, पर उसकी
आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई क्योंकि ये बस एडवर्ड का सपना था और एडवर्ड इस वक्त सपने से डरकर अपने घर के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था और इजाबेल और शार्लेट जल्दी से उसे घर के अंदर ले गए। अब अगली सुबह जब एडवर्ड और शार्लेट गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी उन बच्चों में से टिमी नाम के एक लड़के ने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें देखा है। जिसके बाद टिमी सब बच्चों को अपने साथ उस स्केयर क्रो वाली जगह पर ले जाने लगा, जहां रास्ते में उसने सब बच्चों से वादा लिया कि उनमें से कोई भी इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर टिमी की इस हरकत के बारे में सीमस को पता चला तो वो टिमी और उसके पिता को गांव से बाहर निकाल देगा। जिसके बाद वो सब उस जगह पर पहुंच गए जहां टिमी ने पूछा कि बंजारों के साथ हुए उस हादसे के बाद किस किस को स्केयर क्रो और चांदी के दांतों के सपने आ रहे हैं। तो सब बच्चों ने इस बात पर अपने हाथ उठा लिए। जिसके बाद एडवर्ड के काफी रोकने के बाद भी टिमी ने जमीन खोदी और उन चांदी के दांतों को बाहर निकाल लिया। लेकिन उन दांतों को निकालते ही उसे उस बंजारन के मंत्र सुनाई देने लगे और अब उन दांतों को अपने मुंह में लगाकर टिमी पूरी तरह से श्राप के वश में हो चुका था, जिसने अगले ही पल एडवर्ड के गले पर उन चांदी के दांतों से काट लिया, जिसे देखकर सब बच्चे डर के मारे वहां से भाग गए। तब इस हादसे से डरी हुई शार्लेट ने जल्दी से घर जाकर एडवर्ड की हालत के बारे में बताया और सीमस एडवर्ड को उठाकर घर ले आया। जिसके थोड़ी देर बाद वहां एडवर्ड के लिए एक डॉक्टर बुलाया गया, मगर डॉक्टर के हिसाब से एडवर्ड को किसी जंगली जानवर ने काटा था, जिसकी वजह से उसको तेज बुखार और जख्म में इन्फेक्शन हो गया था। जिसके लिए डॉक्टर उसे दवाई देकर और पट्टी बांधकर वहां से चला गया। लेकिन शार्लेट ने टिमी से वादा किया था, इसलिए इतना कुछ होने के बावजूद उसने इस सब के बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। खैर, अब रात के वक्त फिर से उसी डरावने सपने की वजह से शार्लेट की नींद खुल जाती है, मगर उस वक्त एडवर्ड के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। इसलिए शार्लेट उठकर एडवर्ड के कमरे में चली गई, जहां एडवर्ड बुरी तरह से तड़प रहा था। और जब शार्लेट ने एडवर्ड की चद्दर हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एडवर्ड को बहुत सारी पेड़ की जड़ों जैसी चीजों ने जकड़ा हुआ था। जिसे देखकर शार्लेट ने चिल्लाते हुए अपने माँ बाप के कमरे में जाकर उन्हें सबके बारे में बताया। लेकिन सीमस जब तक उस कमरे में पहुंचा तब तक एडवर्ड घर की खिड़की तोड़कर जंगल में भाग गया था। जिसके बाद सीमस ने गांव के कई लोगों के साथ मिलकर एडवर्ड को ढूंढा, पर एडवर्ड उन्हें कहीं नहीं मिला। अब इसके अगले दिन शार्लेट अपने भाई के लिए प्रार्थना करने चर्च में गई, जहां उसे टिमी मिला, जिसे उन दांतों के मिलने के बाद का कुछ भी याद नहीं था। तब टिमी ने बाइबल से पढ़कर शार्लेट को बताया कि वो चांदी के दांत उन्हीं 30 चांदी के सिक्कों से बनाए गए हैं, जिनके बदले में जीसस के 12 चेलों में से एक यहूदा ने दुश्मनों को जीसस की लोकेशन बताकर उन्हें धोखा दिया था। इसके साथ ही टिमी ने बाइबल का वो पेज फाड़ते हुए शार्लेट से कहा कि अपने बड़ों के पापों की कीमत अब हमें चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद वो ये कहकर चर्च से बाहर भाग गया कि उन चांदी के दांतों को उसने इस चर्च में ही छुपाया है। मगर तभी चर्च के बाहर जंगल में टिमी को एडवर्ड दिखाई दिया और टिमी उसका पीछा करने लगा। लेकिन जंगल में एक खतरनाक राक्षस ने उस पर हमला करके टिमी के हाथ को बुरी तरह से तोड़ डाला। तब उस राक्षस से बचने के लिए टिमी एक टूटे फूटे घर में छुप गया, पर उस राक्षस ने वहां आकर टिमी को खत्म कर दिया। वहीं अल्फ्रेडो ने जॉन के पास आकर उसे बताया कि सीमस का बेटा एडवर्ड गायब हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ सीमस के घर चलना चाहिए, क्योंकि उस गांव में कुछ समय पहले बंजारों को देखा गया था। और बंजारों के बारे में सुनते ही जॉन तुरंत ही अल्फ्रेड के साथ सीमस के घर चला आया, जहां सीमस ने उन्हें बताया कि मेरे बेटे के गायब होने के बाद से यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को उसी पुराने घर में ले गया जहाँ उस राक्षस ने टिमी को मारा था। मगर उसकी लाश की हालत सच में बहुत खराब थी और टिमी की लाश की जांच करते हुए जॉन को उसकी जेब से एक बाइबल का पेज मिला। वहीं अल्फ्रेड ने सीमस से कहा कि आपका बेटा गायब हो चुका है और यहाँ एक लड़के पर जंगली जानवर ने हमला किया हुआ है, इसलिए मुझे थाने जाकर इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि जॉन सीमस के बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए उसके घर पर ही रुक गया। जिसके बाद जॉन सीमस और इजाबेल से इस सब का जायजा लेता है कि उस दिन एडवर्ड के साथ क्या हुआ था, और इसके बाद वो घर का जायजा लेने के बाद सीमस से कहता है कि हमें घर की सारी खिड़कियों को बंद करके ढकना होगा।
अब इस सब के बाद रात में जब जॉन सो रहा था तब उसे भी उसी स्केयरक्रो वाला सपना आता है। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि जॉन के सपने में वो स्केयरक्रो उसकी बीवी और बेटी को अपने साथ ले जा रहा था, जबकि जॉन तो इस गांव में पहली बार आया था। तब इस डरावने सपने से नींद खुलने के बाद जॉन किसी अजीब सी आवाज का पीछा करता हुआ कमरे से बाहर आता है, पर फिलहाल उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन अगली रात जब वैसी ही आवाज को सुनकर जॉन बाहर आता है तो उसे घर के दरवाजे पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं, जिनको अंदर ले जाकर जॉन चेक करता है और अपने खून से मिलाकर देखता है। लेकिन ये खून किसी इंसान का खून तो बिल्कुल भी नहीं था। मगर जॉन इस खून की जांच कर ही रहा था कि तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, और इस बार जब वो बाहर आया तो दरवाजे के बाहर वही राक्षस खड़ा था। तब जॉन के कहने पर सीमस जल्दी से अपनी बंदूक ले आया, पर तब तक वो राक्षस वहाँ से जा चुका था। इसलिए जॉन उस राक्षस को पकड़ने के लिए जाल बिछाने का फैसला करता है, जिसके लिए पहले सीमस को इसके बारे में गांव के बुजुर्गों को बताना पड़ेगा। इसलिए सीमस जॉन के साथ गांव के बुजुर्गों से मीटिंग रखता है, जहां जॉन उन्हें बताता है कि मुझे लगता है ये वैसा ही राक्षस है जैसा किसी समय पर गे वार्डन में था। उस वक्त जॉन एक फौजी हुआ करता था और उसकी पोस्टिंग वहीं पर थी। इसलिए जॉन उनसे कहता है कि कोई भी खेतों में ना जाए और सब गाँव वाले अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद ही रखें। लेकिन इसके बावजूद कॉलम एनी और जेकब को लेकर खेतों में काम करने चला जाता है, जहां वो तीनों ही उस राक्षस का शिकार बन गए। मगर एनी किसी तरह बचकर घर वापस आ गई। तब जैसे ही जॉन को पता चला कि एनी बच तो गई है पर उसे भी वो राक्षस काट चुका है, तो वो जल्दी से सीमस के साथ उसके घर पहुंचा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एनी भी एडवर्ड की तरह ही घर से भाग चुकी थी, जिसे देखकर जॉन ने सीमस से कहा कि इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम सब गांव वालों को चर्च ले जाएंगे और दरवाजा बंद रखेंगे, और हथियारबंद लोगों की मदद से हम खाने पीने का सामान चर्च तक ले जाते रहेंगे, क्योंकि इस गाँव के लोगों का शिकार किया जा रहा है। इसलिए सीमस ने भी उसकी बात मानकर गांव के सभी लोगों को चर्च में इकट्ठा कर लिया। वहीं एनी जंगल में तड़पती हुई एक तालाब में चली गई थी, जहां वैसी ही जड़ों ने उसे पानी के अंदर खींच लिया जैसी हमने एडवर्ड पर देखी थी। उधर रात के वक्त नींद ना आने की वजह से जॉन एक कमरे में बैठा हुआ वाइन पी रहा था, और इजाबेल को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने भी जॉन को ज्वाइन कर लिया। मगर इसी दौरान इजाबेल को जॉन के हाथ पर एडिथ नाम का टैटू बना हुआ दिखा, जिस पर जॉन ने बताया कि ये उसकी बीवी का नाम है। पर इसके साथ ही जॉन ने बताया कि कुछ साल पहले जब उसकी पोस्टिंग गे वार्डन में थी तो वहाँ पर एक भेड़िए का आतंक था, जिसके लिए वहाँ पर आर्मी को बुलाना पड़ा, क्योंकि उस भेड़िए ने 13 लोगों को बेरहमी से मार दिया था, जिनमें जॉन की बीवी और बेटी भी शामिल थे। और वहाँ के लोगों का मानना था कि ये भेड़िया किसी का दिया हुआ श्राप है। तब इजाबेल को जॉन के परिवार के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, जिसके साथ ही उसने भरे मन से पूछा कि क्या वो भेड़िया कभी पकड़ा गया। तो जॉन ने कहा कि इस सब के कुछ दिनों के बाद वहाँ पर कुछ बंजारे आ गए थे, जिन्होंने कहा कि इस श्राप का मकसद पूरा हुआ, इसलिए उन्होंने उसे चांदी में कैद कर लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चले गए और दोबारा कभी नहीं दिखे। तब ये सब सुनकर इजाबेल भी जॉन को अपने गांव में आए हुए बंजारों के बारे में बता ही रही थी कि तभी वहां पर सीमस आ गया, जिसने इजाबेल को जॉन को ये सब बताने से मना कर दिया। अब इसके अगले दिन जॉन उसी घर के पास चला गया जहां उन्हें टिमी की लाश मिली थी। वहां पर उसने घर के सामने एक गड्ढा खोदा, उसमें कुछ मोटी मोटी लकड़ियां लगाई और घर के अंदर छुपकर सही वक्त का इंतजार करने लगा। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर एक राक्षस आ पहुंचा, जिसने जॉन पर हमला करने की कोशिश की, मगर जॉन ने बड़ी ही चालाकी से उसे अपने बनाए हुए गड्ढे में गिरा दिया और उसे गोली मारकर खत्म करने के बाद उसकी बॉडी को अपने साथ सीमस के घर की बेसमेंट में ले आया, जहाँ उस राक्षस की बॉडी को देखकर सीमस और सॉल काफी ज्यादा डर गए थे। तब जॉन ने उस राक्षस के बारे में अच्छे से जानने के लिए उसकी बॉडी को काटना शुरू कर दिया, मगर उस राक्षस के अंदर एनी थी, जो अब भी उस राक्षस के कब्जे में थी। अब एनी उन लोगों पर हमला करने ही वाली थी, पर उससे पहले ही सॉल ने जॉन के कहने पर ना चाहते हुए भी उसके सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। अब इतना कुछ होने के बाद जॉन ने सीमस से कहा कि गे वार्डन पूरी तरह से शापित हो चुका था और वहाँ भी सबको एक
ही सपना आता था। इसलिए अब तुम्हें बताना ही होगा कि जिसकी लाश तुम्हारे खेतों में दफन है वो औरत कौन है, क्योंकि उसने ही तुम्हें ये श्राप दिया है जिसका शिकार ये पूरा गांव होगा। और उस राक्षस के हमले से अगर कोई जिंदा बच भी गया तो वो भी बिल्कुल उसके जैसा ही बन जाएगा जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं होता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सीमस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और जॉन से उस राक्षस को जलाने के लिए कहकर वहां से चला गया। अब अगली सुबह गांव में चल रहे इस मौत के खेल से डरकर शार्लेट के नाना नानी ने वहां से चले जाने का फैसला किया। और इसके बाद जब जॉन ने इजाबेल से उनके खेतों में दफन उस औरत के बारे में पूछा तो इजाबेल ने उसे सारी सच्चाई बता दी। जिसके बाद इजाबेल और जॉन सीधा शार्लेट के पास गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शार्लेट को पता है कि वो चांदी के दांत कहाँ हैं। और उनका ये शक बिल्कुल सही साबित हुआ। तब शार्लेट उन्हें सीधा चर्च ले गई और वहां से उसने जॉन को वो चांदी के दांत निकाल कर दिए जिनको टिमी ने उस चर्च में छुपाया हुआ था। वहीं सीमस के घर पर जब उसकी मेड कपड़े सुखा रही थी तभी अचानक एक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। पर वो राक्षस उसे जान से मारने की बजाय काट कर ही वहां से भाग गया और वो मेड दर्द से तड़पती हुई घर के अंदर आकर अपने जख्मों पर पट्टियां बांधने लगी। वहीं जॉन ने एक लोहार की मदद से उन चांदी के दांतों को पिघलाकर उनकी गोलियां बनवा ली थी। मगर ये सब करने के बाद जब वो सीमस के घर के बाहर पहरा दे रहा था तभी अचानक उसकी नजर उन खून से सने कपड़ों पर पड़ी जिन्हें वो मेड सुखा रही थी। इसलिए उसने जल्दी से अंदर आकर इजाबेल से उस मेड के बारे में पूछा। लेकिन सीमस ने जब जॉन को यहाँ से जाने को कहा तो गुस्से में जॉन उससे कहने लगा कि तुम जैसे लालची इंसान की वजह से ही ये सब हो रहा है और तुम्हारे जैसे ही किसी लालची के लालच की कीमत मेरी बीवी और बेटी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मगर इस बार मैं आर्मी के आने तक यहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में श्राप को रोकना है ताकि अब और मासूम लोग इसका शिकार ना बने। अब रात के वक्त जब सब सो रहे थे तो अचानक सीमस को उस मेड के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। और जब सीमस उस आवाज का पीछा करते हुए उसके कमरे में पहुंचा तो अचानक उस मेड ने उस पर हमला कर दिया, जो कि अब एक राक्षस में बदल चुकी थी। तब अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे सीमस ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया, पर इसके बावजूद उसने सीमस को काट लिया था। मगर सीमस की चलाई गोली की आवाज सुनकर जब जॉन वहां आया तो उस कमरे में आग लगी हुई थी, जो कि सीमस और मेड के बीच हुई हाथापाई के दौरान हुआ था। इसलिए जॉन ने जल्दी से इजाबेल को शार्लेट को लेकर घर से बाहर निकलने को कहा और वो खुद सीमस का पीछा करते हुए बेसमेंट में आ गया, जहां सीमस ने जॉन से कहा कि मेड ने मुझे काट लिया है, इसलिए मेरा बचना अब नामुमकिन है। इसलिए तुम इजाबेल और शार्लेट से कहना कि मुझे माफ कर दें। इतना कहते ही उसने खुद को आग लगा ली और चाहकर भी जॉन उसको नहीं बचा पाया। वहीं घर के अंदर जब इजाबेल शार्लेट को लेकर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तभी उन्हें एक राक्षस दिखा जो उनके घर के अंदर ही घूम रहा था। मगर फिर भी किसी तरह वो दोनों उससे बचकर बाहर आ गई, जहां जॉन उनका इंतजार कर रहा था और वो जल्दी से उन दोनों को लेकर चर्च की ओर जाने लगा। मगर रास्ते में मिली लाशों को देखकर इजाबेल और शार्लेट के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लाशें शार्लेट के नाना और नानी की थी। पर तभी वहां पर वो राक्षस आ गया और जॉन बंदूक तान कर उसके सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही उस राक्षस को एहसास हुआ कि जॉन की बंदूक में उन्हीं दांतों वाली चांदी से बनी हुई गोलियां हैं, तो वो उनसे डरकर बिना हमला किए ही वहां से चला गया। जिसके बाद जॉन इजाबेल और शार्लेट को लेकर जल्दी से चर्च में आ गया, जहां मौजूद सब लोग अब बस आर्मी के आने का इंतजार कर रहे थे। मगर उसी रात जब सब लोग सो रहे थे तो इजाबेल उठकर प्रेयर करने लगी। लेकिन तभी अचानक उसे चर्च के बाहर से एडवर्ड की आवाज सुनाई दी, जो उससे मदद मांग रहा था। अब वैसे तो गेट के खुलने की आवाज से जॉन और बाकी सब जाग गए थे, पर इजाबेल तब तक उस गेट को खोल चुकी थी। पर उस गेट के बाहर उसका बेटा नहीं बल्कि वही राक्षस था जिसने वहां आते ही कत्लेआम मचा दिया। लेकिन इजाबेल जानती थी कि वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड है, इसलिए वो अपने बेटे को बचाने के लिए जॉन की बंदूक के आगे खड़ी हो गई। अब वैसे तो उस राक्षस ने इजाबेल को काट लिया था, पर जॉन की चलाई चांदी की गोली की वजह से वो राक्षस मारा गया और उसके अंदर से एडवर्ड बाहर निकल आया, जो कि अब भी जिंदा था। अब भले ही एडवर्ड बच गया था, पर इजाबेल इस हादसे में मारी गई। मगर इस चांदी की गोली की वजह से वो श्राप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और ये वही गोली थी जो कहानी की शुरुआत में डॉक्टर कमिंस ने उस कैप्टन के पेट से निकाली थी, क्योंकि इजाबेल के मरने के बाद जॉन ने एडवर्ड और शार्लेट को अपने बच्चों की तरह पाला था और वो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड था।
वहीं प्रेजेंट टाइम में शार्लेट जॉन से मिलने आई हुई थी क्योंकि जॉन अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद ही जॉन की मौत हो जाती है। मगर हैरानी की बात ये थी कि आज भी उसने उन चांदी की गोलियों को संभाल कर रखा हुआ था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।